श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। परिवार दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप परिवार सहित सुखी और आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। आज चर्चा करते हैं मित्रों कि परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्या है, वेद में इसकी क्या अवधारणा मिलती है और सनातन संस्कृति में यह क्या है और इस वर्ष की थीम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेद में परिवार दिवस के बारे में क्या कहा गया है, परिवार के बारे में क्या कहा गया है। तो हम सनातन संस्कृति की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से तात्पर्य है कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण मानव जगत ही हमारा परिवार है। संपूर्ण ब्रह्मांड को हमने अपना परिवार माना है और हम सनातन संस्कृति वाले सभी को परिवार के रूप में देखते हैं। परिवार जो है मानव की या प्राणी मात्र की एक सबसे छोटी इकाई है। अब अथर्ववेद की बात करता हूँ। अथर्ववेद में परिवार की कल्पना करते हुए कहा गया है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मानाः जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु सन्तिवाम। अर्थात पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोलने वाली हो। परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बनता, इसमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होती है, सहयोग के अटूट बंधन होते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे और इरादे होते हैं। हमारा यह फ़र्ज है कि इस रिश्ते की गरिमा बनाए रहें। हमारी संस्कृति में, परंपरा में परिवार एकता पर हमेशा से बल दिया जाता है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है। परिवार की कुछ अहम जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो एक मित्रों, एक कहानी आपको इसमें हम सुनाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका 2024 की थीम क्या है। परिवार को कुछ इस तरह से समझें कि एक भैंसा का परिवार था। भैंसा जो होता ना, भैंसा का एक परिवार था और उसका छोटा बालक जब जंगल में गया तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, जंगल में किसी से डरने की ज़रूरत है क्या? तो उसने कहा हाँ, जंगल में शेरों से डरने की और संभल के रहने की ज़रूरत है। तो फिर छोटे बालक ने कहा, छोटे भैंसे ने कहा कि यदि मुझे शेर दिख जाएगा तो मैं बहुत तेज़ दौड़ लगा दूंगा और भाग जाऊंगा। भैंसे ने कहा नहीं, यह सबसे बड़ी गलती होगी। यदि आप शेर को देख के भागते हैं तो शेर आपको दौड़ के पकड़ लेगा और आपकी पीठ पर चढ़ के आपको पकड़ लेगा और आपको खा जाएगा। आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। तो छोटे भैंसे ने पूछा, तो अपने पिता से पूछता है तो फिर क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, शेर यदि दिखता है तो उसकी आँखों में आँखें डालकर देखो, उसको अपने सींग दिखाओ और अपने खुर से ज़मीन को खरोचो और उसके ऊपर तेज़ी से हमला कर दो। छोटा भैंसा बोलता है, क्या पापा, वो तो शेर हमें खा ही लेगा, शेर शक्तिशाली है हमसे। तो उसका पिता बोलता है कि नहीं, तुम चारों तरफ देखो, तुमको क्या दिख रहा है? तो वो बोलता है, चारों तरफ भैंस और पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा हाँ, तुम शेर के ऊपर आक्रमण करो, हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं और हम तुम्हारे सहयोग के लिए
तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम जैसे ही शेर के ऊपर आक्रमण करोगे वैसे ही हम सब इकट्ठे होकर शेर के ऊपर आक्रमण कर देंगे और शेर को मार भगाएंगे। तो मित्रों, ये परिवार की सबसे बड़ी सीख मिलती है। और फॉरेस्ट में यदि जंगलों में शेर कभी शिकार करना चाहता है तो वो हमेशा बछड़ों को उस झुंड से अलग करके ही शिकार कर पाता है। यदि झुंड में बछड़ा है, छोटा जानवर है, तो वो उसको मारने में सफल नहीं होता। दूसरे भैंसे उसके ऊपर हमला करते हैं और वो अपने बच्चों को बचा के ले जाते हैं। और बड़े भैंसों पर शेर आक्रमण करने से डरता है, तो भैंसा हमेशा उसको सींग दिखाता है और अपने खुरों से ज़मीन को कुरेदता है और आक्रामक दिखाता है। तो मित्रों, परिवार के बारे में इससे अच्छी सीख क्या हो सकती है? तो आप एकजुट रहें। जब आप एकजुट रहेंगे, अपनी समस्याओं का सामना करेंगे, तो बाकी लोग आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होके अपना संघर्ष करें। मित्रों, 2024 वर्ष 2024 की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन। घर, परिवार और जलवायु परिवर्तन, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ये 2024 की थीम है। तो मित्रों, जलवायु परिवर्तन से पहले तो मैं अब बात करता हूँ। परिवार का एक मैंने उदाहरण कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लें, फिर हम इसको परिवार से जोड़ेंगे कि हम परिवार जलवायु परिवर्तन और जलवायु फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज को कैसे नियंत्रित कर सकता है, वो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं में से एक समस्या है। आजकल हमेशा बात होती है क्लाइमेट चेंज की। तो क्या है, नवंबर दिसंबर मध्य तक ठंड का एहसास नहीं होना। जैसे ठंड की ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय नवंबर दिसंबर तक ठंड का एहसास नहीं होता है। फरवरी मार्च तक ठंड पड़ती है। अगस्त सितंबर से वर्षा होना, जो वर्षा का सीज़न है जुलाई अगस्त में ना होकर अगस्त सितंबर तक बारिश होना। सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर माह तक गर्मी पड़ना, तापक्रम ज़्यादा होना, ये सब मौसम में होने वाले परिवर्तन हैं। और मौसम के किसी भी स्थान को औसत जलवायु होती है। हर स्थान की अपनी औसत जलवायु होती है कि वहाँ पर कितनी औसत टेम्परेचर कितना होगा, ठंड का कितना होगा। मतलब औसत का मतलब तो इकट्ठा हो जाता है, मगर यदि ठंड का अलग निकालें, गर्मी का अलग निकालें, तो वो औसत भी निकल आता है। मौसम तय करने वाले मानकों में वर्षा, सूर्य प्रकाश, हवा, नमी व तापमान मुख्य प्रमुख हैं। क्या है जो मानक, क्या है, क्या तय करते हैं? वर्षा, सूर्य प्रकाश, हवा, नमी व तापमान प्रमुख हैं। मौसम में बदलाव काफ़ी जल्दी होते हैं, लेकिन जलवायु में बदलाव आने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए ये कम दिखाई देते हैं। पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। कोई नहीं जानता कि गर्मी कितनी मात्रा सुरक्षित है, मानव के जीवन के लिए कितनी गर्मी सुरक्षित है, तक वो जीवित रह सकता है, हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते। जलवायु परिवर्तन लोगों एवं पारिस्थितिक तंत्र को पहले से ही नुकसान पहुंचा रहा है। ग्लेशियर के पिघलने, ध्रुवीय बर्फ में खंडित होने, परिहिमन क्षेत्र में विगलन, मानसून के तरीकों में परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जल स्तर, बदले पारिस्थितिक तंत्र एवं घातक गर्म तरंगों में देखी जा सकती है। इस परिवर्तन की
लिए एक प्रकार से प्राकृतिक गतिविधियां तथा मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार हैं। देखिए इसमें शब्द आया है मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार हैं, तो वो परिवार उसको नियंत्रित कर सकता है। मानवीय क्रियाकलाप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं, उन पर हम गौर डालते हैं, प्रकाश डालेंगे। परिवर्तन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा हम कह सकते हैं मानवीय कारण। तो जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है। इनमें महाद्वीपों का खिसकना, जैसे बोलते हैं ना महाद्वीप हमारा खिसक गया, ज्वालामुखी भी है, समुद्री तरंगें और धरती का घुमाव। मानवीय कारण में क्या क्या कारण हो सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये ग्रीन हाउस गैसेस का आपने बहुत सुना होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की हम आपसे बात करेंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण की जाती है। जो सूर्य है उसकी जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा पृथ्वी ग्रहण करती है, जिसके चलते धरती की सतह गर्म हो जाती है। जब ये ऊर्जा वातावरण से होकर गुजरती है तो कुछ मात्रा में लगभग जब वो वातावरण से गुजरती है तो लगभग 30% ऊर्जा वातावरण में ही रह जाती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग धरती की सतह तथा समुद्र के जरिए परिवर्तित होकर पुनः वातावरण में चला जाता है। देखिए 30% अवशोषित हो गई और उसके बाद जो धरती पर पड़ी वो परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर पुनः वातावरण में चला जाता है। वातावरण की कुछ गैसों द्वारा पूरा पृथ्वी पर एक परत सी बन जाती है और इस ऊर्जा का कुछ भाग भी सोख लेती है। जो पृथ्वी है उसके चारों ओर एक गैस की परत होती है, वो जो उसको सोख लेती है। इन गैसों में शामिल होती हैं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड व जलकण, जो वातावरण के 1% से भी कम भाग में होते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड व जलकण, जो वातावरण के 1% से भी कम भाग में होते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। हरे रंग का कांच ऊष्मा को अंदर आने से रोकता है। कुछ इसी प्रकार से ये गैसें पृथ्वी के ऊपर एक परत बनाकर अधिक ऊष्मा से उसकी रक्षा करती हैं। इसी कारण इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। औद्योगिक कारणों से भी ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें वातावरण में स्रावित हो रही हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जबकि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं के कारण ओजोन परत के निर्माण से संबंधित गैसें निकलती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन से सामान्यतः वैश्विक तापन अथवा जलवायु में परिवर्तन जैसे परिणाम परिलक्षित होते हैं। हम जो है परिवार जो है ग्रीन हाउस गैस को किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें कोयला है, पेट्रोल, डीजल आदि जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अधिक ज़मीन के पेड़ों की कटाई ना करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य यदि पौधा लगाता है तो जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान वो दे सकता है। अपघटित ना होने वाले सामान, मतलब डिकम्पोज ना होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक का यदि हम कम से कम उपयोग करते हैं तो हम ग्रीन हाउस के इसको कम किया जा सकता है।
खेती में जो है किसान भाई उर्वरक व कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें, उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस में असर पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर जलवायु परिवर्तन में, तो उसको भी हम जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से मानव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का सकल तापमान 0.3 से 0.6 जलवायु परिवर्तन से मानव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया। ये तापमान में वृद्धि के आंकड़े हमें मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये आगे चल के महाविनाश का कारण बन सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव जो हैं वो खेती के ऊपर पड़ते हैं। किसान कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, अनुमान नहीं लगा पाता कि हम कब बोनी करें और कौन सा सीज़न कौन सी फसल बोएं। तो ये सबसे बुरा असर पड़ता है खेती के ऊपर। मौसम का अनुमान हम नहीं लगा पाते, मौसम भी जो है परिवर्तित होता रहता है, आगे पीछे होता है। जैसे समय पर बारिश ना होता, गर्मी समय पर नहीं पड़ना, ठंड समय पर नहीं पड़ना। समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि होती है इसके परिवर्तन से। और स्वास्थ्य में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जंगल और वन्य जीवन में दिखाई देना, तो जंगल जो है कम होते हैं, सिकुड़ते हैं और वाइल्ड एनिमल जो है कम हो जाते हैं। तो ये बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसमें हम रक्षात्मक क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसमें हम रक्षात्मक उपाय मैंने बताया। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, मतलब कोयला, लकड़ी और पेट्रोल डीजल के उपयोग को कम करके हम उसमें यदि मैं एक उदाहरण लूँ कि यदि हम कार चलाते हैं और एक कार में हमारे परिवार के पूरे सदस्य यदि चले जाते हैं और वही परिवार यदि अलग अलग गाड़ियों से जाता है, तो उसमें यदि परिवार के 4 सदस्य और 4 गाड़ी उपयोग करते हैं तो उनके 4 गुना डीजल, 4 गुना पेट्रोल उपयोग होगा और उसमें उतनी ही मात्रा में प्रदूषण होगा। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है आदि है। और अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यदि हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो हम प्रदूषण को, ग्रीन हाउस गैसेस को कम प्रभावित करेंगे। पेड़ों को बचाया जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। आप सभी जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, तो वो इसलिए बात की जाती है कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए। प्लास्टिक जैसे अपघटन में कठिन व असंभव पदार्थ का उपयोग ना किया जाए। तो मित्रों, जो प्लास्टिक है और प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम किया जाए। मित्रों, अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और कब से मनाना शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताया 15 मई, संयुक्त राष्ट्र ने 15 मई 1994 से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने की अवधारणा को मंजूरी दी और 15 मई 1994 से लगातार 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की।
मित्रों, यदि आपको चैनल में मेरी जानकारी अच्छी लगती है, आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अंत में पुनः एक बार थीम पर विचार करें। परिवार हमारी शक्ति है। संगठित लोग संगठित यदि हम एक लकड़ी है तो तोड़ना बहुत आसान है, और यदि उसको गट्ठा बना दें तो उसको तोड़ पाना संभव नहीं है। तो पहले हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। धीरे धीरे समय के साथ उनमें विघटन हुआ। विघटन होने के कई कारण हैं। एक तो सेवा के लिए, जीवन यापन के लिए, लोग नौकरी करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, और वो अपना दूर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो वो वहीं अपना छोटा सा एकल परिवार के रूप में आजकल लोग रहना पसंद करते हैं। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है, और कोई बहुत अच्छी बात तो मैं इसको नहीं कहूँगा। जो बाहर जाते हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना पैसा कमा के अपनी मातृभूमि पर वापस आएं, और जो भी उनकी जो जीवन यापन के संसाधन जो है मातृभूमि पर भी वो तैयार कर सकते हैं, और परिवार के साथ कुछ समय बाद इकट्ठा रह सकते हैं। और संयुक्त परिवार का जैसे जैसे यदि चलन बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों को उसके फ़ायदे होंगे। संयुक्त परिवार का फ़ायदा बहुत अधिक है। जब आप अकेले रहते हैं तो इस बात को, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, तब आप पीछे मुड़ के अपने परिवार के तरफ देखते हैं, तब परिवार ही आपके काम आता है। तो मित्रों, परिवार का एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और परिवार के साथ रहें, सब इकट्ठे रहें। मैंने आपको शेर और भैंसे की कहानी से शुरू की थी, और उसका तात्पर्य यह है कि यदि आप परिवार के साथ हैं तो किसी भी समस्या का आप डटकर सामना करने में सक्षम हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी मात्रा में आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहता है। तो ये आपको पुनः आज परिवार दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आनंदित रहें। जय हिंद, जय भारत।